साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा के साथ 2 भी है, तो ये 2 थीटा को आधा करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, जल्दी बोलो बोलो। साइन थीटा, हाँ थीटा आएगा, मतलब 2 थीटा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको याद रखना है साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को डाउट है बच्चे? ठीक है। सो साइन थीटा को देखो, तो इस साइन थीटा को साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या, देखो तो, किसी को प्रॉब्लम है? साइन थीटा को 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखो अब हमारा पूरा थीटा की जगह कितना आ गया, थीटा बाई 2। तो अगर इस फॉर्म में डालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। किसी को डाउट है बच्चे कैसे किया ये? सिंपल। अगर यहाँ, हाँ वेरी गुड, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। किसी माइक ऑफ कर दूं अपना, तुम्हारे माइक में प्रॉब्लम है। हाँ, सो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। साइन थीटा रहेगा तो 2 साइन, अगर साइन थीटा रहे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। हाफ एंगल इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल रहता है ना उसका डिवाइड बाई क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। जैसे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाता है, और थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और भी फॉर्मूला है बच्चे, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने यूज किया था बच्चे बीच में। अगर यहाँ पे 2 थीटा रहे तो यहाँ थीटा होता है। ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कौन है ये? जिसका माइक में प्रॉब्लम है वो माइक ऑफ कर दो। सो देखो हाफ एंगल क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनो। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले फॉर्मूला को समझो। हम यहाँ पे जो भी एंगल है ना उसको आधा कर रहे हैं। लाइक यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थीटा। यहाँ पे भी देखो 2 थीटा है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, थीटा। अब यहाँ अगर प्लस है तो कॉस का फॉर्म होता है, अगर माइनस है तो साइन का फॉर्म होता है। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अगर प्लस रहा तो कॉस के फॉर्म में जाता है, अगर माइनस रहा तो किसके फॉर्म में जाता है, साइन के फॉर्म में। देखो उसी को वापस से मैंने लिखा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम है, बस यहाँ थीटा बाई क्या हो गया 2। यहाँ पे भी अगर थीटा है तो ये थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। किसी को डाउट है बच्चे यहाँ पे, जल्दी? हाँ। सो अब देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं कि कहां से आया। ये सारे जो फॉर्म है ना ये मैथ्स वालों को डिराइव करने को आते हैं, ये मैथ्स में डिराइव करने के फॉर्म में आएगा। फिजिक्स में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। और भी फॉर्मूला होते हैं, और भी कुछ कुछ फॉर्मूला होते हैं बच्चे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, देखो साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी है तो उस टाइम में होता है फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। अभी क्यों होता है कोई ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ये सेट ऑफ रूल में सिखा रहा हूं फॉर्मूला, वो फिजिक्स में यूज होता है इसीलिए आपको ध्यान रखना है। साइन ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी रहा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहां माइनस हो, देखो ध्यान से, यहां पे अगर साइन ए माइनस बी रहा, साइन ए माइनस बी रहा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब क्या है
कि अगर प्लस रहा तो यहाँ बीच में प्लस होता है और माइनस रहा तो बीच में माइनस होता है, इतना ही डिफरेंस है। एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चा कॉस के साथ, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बहुत सिंपल, अगर जब कॉस रहता है ना तो ऐसा होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली अगर कॉस ए माइनस बी रहा तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी रहे या साइन ए माइनस बी रहे, प्लस रहे तो यहां बीच में प्लस होगा, माइनस रहे तो माइनस रहेगा। इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। ये स्प्लिट हो रहा है, मतलब यहाँ a प्लस बी एक साथ है, यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। तो जब साइन का टर्म होता है ना तो एक साइन एक कॉस, एक साइन और कॉस का रिलेशन जाता है, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब साइन रहा तो एक साइन कॉस का मल्टीपल जाता है। अगर कॉस का टर्म रहा, कॉस ए प्लस बी रहा या कॉस ए माइनस बी रहा, एक ही साथ जाएगा। अगर कॉस वाला टर्म रहा तो कॉस ए इंटू कॉस बी एक साथ और साइन ए इंटू साइन बी एक साथ, ठीक है। अब उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर प्लस रहा तो यहाँ पे माइनस होता है और माइनस रहा तो प्लस होता है। ये भी सेट ऑफ रूल्स है, ये प्रॉपर्टी है ट्रिगो के, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ध्यान रखना है। हालांकि जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो उस क्वेश्चन के नीचे इसका फॉर्मूला मैं लिख दूंगा कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। मैथ्स वाले बच्चे डरेंगे नहीं, बट स्टिल आपको करना तो है ही, बट क्वेश्चन से याद हो जाएगा। कोई डाउट है बच्चे यहाँ पे? जल्दी। हाँ, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लियो, साथ में लिखते जाओगे तो और अच्छे से याद होगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, किसके माइक में दिक्कत हो जा रहा है? बहुत टेंशन है, कौन कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलो यहां तक हो गया, ट्रिगोनोमेट्री के अबाउट सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब और भी फॉर्मूला है, साइन 3a साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये सबका मैं सीट एक दे दूंगा चार्ट, वो चार्ट आप लोग घर में लगा लेना सुबह शाम ना, जब भी। हाँ बोलो सर, मेरे को निकाल दिया था किसी ने। निकाल दिया था? तुम्हारा माइक ऑन था, तुम माइक ऑन नहीं। सर मैं आंसर देने के लिए माइक ऑन किया था, तो वही तुम्हारे माइक से ही आवाज आ रही थी। सर मेरे से नहीं, रजत के से आ रही थी। अच्छा चल कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अभी देखो इधर। अभी कैसा है कि जो मैं सीट दूंगा ना वो लगा लेना घर पे, सुबह शाम एक बार नजर मारते रहना कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा लॉगरिथम पे, थोड़ी थोड़ी चीजें, बस लास्ट ये टॉपिक मैथमेटिकल टूल का बाकी है, फिर वेक्टर पे आते हैं। लॉगरिथम सही है, थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि LOG। लॉगरिथम एक फंक्शन है, जैसे मैंने बताया था कि 5 टाइप के जो फंक्शन होते हैं, 5 टाइप के जो फंक्शन होते हैं, उसमें एक जो फंक्शन होता है उसको लॉगरिथम बोलते हैं। मैंने 5 टाइप के फंक्शन बताया था। आइलेट, मैं लेट हो जाता हूं। I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी में एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। लॉग कैसे होता है बच्चा? LOG। लॉग जब भी लॉगरिथम मतलब LOG रख दिया ना तो लॉगरिथम में काउंट हो जाता है, ठीक है। LOG जब लिखते हैं तो दो चीजें रहती है, यहां पे A और ये B, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। मतलब लॉग का कोएफिशिएंट क्या है? A, और उसके बेस ये B जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं बेस। क्या बोला बच्चे, पता चला? यस सर। मतलब लॉग को हम रिप्रेजेंट करते हैं LOG से, LOG से। जैसे साइन थीटा कैसे लिखते थे बच्चे? साइन ये थीटा, थीटा हो गया कोएफिशिएंट, थीटा क्या हो गया? कोएफिशिएंट। अब होता क्या है ना कि बच्चे ये लॉग दो टाइप का होता है, ये जो लॉग होता है वो दो टाइप का लॉग होता है। एक जो होता है उसका बेस E रहता है, यहाँ पे जो B लिखा है ना B, एक का बेस E रहता है और दूसरे का बेस 10 रहता है। ये फिजिक्स में हमें सीखना है।
मैथ्स में तो ये जो 10 है उसके जगह 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट लॉग दो ही टाइप का होता है। कैसे दो टाइप का डिवाइड किया गया है? एक जिसका बेस ई हो, और एक जिसका बेस 10 हो। फिर से ध्यान से सुनना, लॉगरिथम एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको रिप्रेजेंट LOG लिख के किया जाता है, LOG लॉग लिख के किया जाता है। उस लॉग में दो चीजें होती है, एक होता है कोएफिशिएंट और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बेस। देखो सब जगह मैं नीचे लिखा, यहाँ पे जो साथ साथ लिखूंगा उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। यहाँ पे भी मैं कुछ लिखूंगा, सपोज ए लिख दिया, वही कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ए है। नीचे में बेस दो टाइप से हो सकते हैं, एक बेस ई हो सकता है और दूसरा बेस 10 हो सकता है। जिसका बेस ई होता है उसको ln लिख सकते हैं, ln जो होता है log का शॉर्ट फॉर्म है, बट ln जब लिखते हैं ना बच्चा, तब log टू द बेस e होता है। अगर ln लिखता है कोई तो उस टाइम में बेस क्या है? e है। अगर log टू द बेस 10 लिखना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ln नहीं लिख सकते। मतलब यहां पे ln नहीं लिख सकते, ये नॉट इक्वल टू डाला है। ln तब लिखेंगे जब log के बेस में e रहेगा, उसी के जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? ln a, सिर्फ ln a लिख दिया। ln a मतलब log है जिसका बेस e रहा होगा और उसका कोएफिशिएंट कितना है? तो उसका कोएफिशिएंट a है। किसी को डाउट है बच्चे? बोलो। क्या पता चला? log, हाँ फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लॉगरिथम एक मैथमेटिकल फंक्शन है। क्वेश्चन है क्यों बनाया गया? लॉगरिथम क्यों बनाया गया? सो लॉगरिथम बनाया गया मैथमेटिकल टर्म को डिफाइन करने के लिए। बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स है ना, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम मैथमेटिकल फंक्शंस को, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाए। वैसे ही लॉगरिथम एक फंक्शन था जो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। अब लॉगरिथम में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin cos tan था, वैसे ही लॉगरिथम को LOG से डिनोट करते हैं। इसमें दो चीज होती है, एक उसका कोएफिशिएंट होता है जो साथ साथ में लिखते हैं, और एक उसके एकदम ये पोची साइड जो है ना, टेल साइड, उसका एकदम नीचे साइड, उसको बोलते हैं बेस। ये बेस होता है और ये कोएफिशिएंट होता है। बेस के अकॉर्डिंग लॉग दो टाइप का होता है। बेस के अकॉर्डिंग, इस बेस के अकॉर्डिंग लॉग दो टाइप का होता है। एक का बेस e हो सकता है और दूसरे का बेस 10 हो सकता है। जिसका बेस e होता है उसको ln बोलते हैं, और जिसका बेस 10 होता है उसको कुछ नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ log टू द बेस 10 लिख देते हैं, और ये क्या हो जाता है बच्चे? कोएफिशिएंट हो जाता है। पक्का समझ में आया यहां तक? एक बोलो, किसको डाउट थी? बोलो। क्या है ये? ई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टर्म था ना, वही यहाँ पे मिला के ई रिप्रेजेंट होता है। जैसे आगे मैं क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला लिखूंगा ना, वहां पे ई एक्सपोनेंशियल से रिलेट करता है, बट एक्सपोनेंशियल है नहीं। ये ई बच्चा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ई की वैल्यू होती है 2.713, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे ई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसके बारे में जितने मैथ्स वाले हैं उनको मैथ्स में डिटेल में सिखाया जाएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ लॉग दो टाइप का होता है, और उसके कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है, जो फॉर्मूला है, वही मैं लिख के खत्म करूंगा, क्योंकि लॉग पूरा तुम्हारा एक चैप्टर रहेगा मैथ्स वालों को। हमारे यहाँ तो पूरा लॉगरिथम की एक बुक यूज होती है यूपी बिहार में, बट ठीक है, यहाँ पे एक चैप्टर के फॉर्म में तुमको आएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, हाँ। सो लॉग कितने टाइप का होगा? फटाफट बोलो, कितने टाइप का होगा? दो। क्या डिफरेंस है दोनों में? बेस का डिफरेंस। हाँ, बेस का डिफरेंस है। एक का बेस e और एक का बेस 10। ln लिखा गया, इसका मतलब 100% यहाँ फिट करना है कि उसका बेस कितना रहेगा? e रहेगा। ठीक है बच्चे? हाँ, सो ये होगा हमारा। सर पर दोनों का डिफरेंशिएशन सेम कैसे होता है? हाँ ना ना ना, दोनों का डिफरेंस बच्ची, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्टली जब भी मैथमेटिकल फिजिक्स में हम टर्म लिखते हैं ना, तो ln का ही टर्म रहता है। वो जो लॉग हम लिखते हैं ना, उसका बेस 10 नहीं रहता है, उसका बेस e रहता है। इसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं।
ठीक है, ये अलग एक टर्म बनाया गया जो मैथमेटिकल टर्म्स को और इजीली सिंप्लीफाई कर देता है। देखो e की वैल्यू कितनी गंदी दिख रही है, और 10 तो हमें पता है अपना बहुत सिंपल सा एक होल नंबर है। तो ये एक अलग टाइप का लॉग है जो हम चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए बाद में बनाए। अदरवाइज जो जनरली लॉग होता है ना उसका बेस ई ही हम रखते हैं। जो डिफरेंशिएशन में भी हम इंटीग्रेशन लिखते हैं ना, वहां पे जो लॉग होता है ना वो बेस ई रहता है। याद रखना हमेशा, जो 1/x का इंटीग्रेशन था ना, मैंने बोला था 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, नहीं हाँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x बताया था ना, अरे हाँ या ना। हाँ सर। वहां पे log जो था वो बेस 10 नहीं था, वो बेस क्या होता है, e होता है। इनफैक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं पे भी तुमको log जब टर्म आएगा ना फॉर्मूला में, तो log टू द बेस क्या रहेगा, e रहेगा। याद रखोगे बच्चे जल्दी। यस सर। एक और है रिलेशन, कन्वर्जन रिलेशन या रिलेशन बिटवीन log टू द बेस e एंड log टू द बेस 10। log टू द बेस e इक्वल टू कभी भी लिख सकते हैं 2.303 into log टू द बेस 10। मतलब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। लॉग बुक सबने देखा है क्या बच्चे, लॉग बुक? यस सर। हाँ, जिसने नहीं देखा है ना, अभी 11 से ना यूज होगा आपको सारे लोगों को। जब मार्केट खुल जाएगा ना तब एक लॉग बुक सब घर पे रखोगे, एग्जाम में भी यूज होता है। लेकिन स्कूलों के एग्जाम में स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, सीबीएसई के भी एग्जाम में या गुजरात बोर्ड का जो बोर्ड वाला एग्जाम होता है या स्कूल वाला एग्जाम होता है, लॉग बुक स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन सपोज साइन 22 की वैल्यू चाहिए हमें। साइन 22 की वैल्यू तुमको कैसे याद रहेगी, तुमको 30 की याद है, मतलब तुमको रियल मतलब कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद है, सबका याद नहीं है। तो लॉग बुक एक ऐसा बुक होता है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज गिवन होते हैं। उसमें साइन कॉस टेन ये सब के सारे वैल्यूज गिवन होते हैं, लॉग के वैल्यू गिवन होते हैं, एंटी लॉग के वैल्यू गिवन होते हैं। ये सब जो एक फॉर्मूला शीट जो होता है उसको लॉग बुक बोलते हैं। तो वो लॉग बुक आपको एग्जाम में मिलता है। सो ये कन्वर्जन है। उस लॉग बुक में सपोज तुमको log 15 की वैल्यू निकालनी है, log 15 की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि तुम केमिस्ट्री पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, तुमको जो log आता है वो log टू द बेस क्या आता है, e आता है। अब log टू द बेस e देखो, e की वैल्यू खतरनाक है कि बहुत खतरनाक है, जल्दी बोलो। बहुत बहुत खतरनाक दिख रहा है इधर। तो इसका वैल्यू गिवन नहीं होता है, जो लॉग बुक में गिवन होता है वैल्यू वो log टू द बेस 10 की वैल्यू गिवन होती है। मतलब log 15 की वैल्यू वहां पे देखोगे तो वहां पे log 15 की वैल्यू जब देखोगे ना तो वो log 15 जो होता है वो बेस 10 के साथ होता है, ऊपर में लिखा रहता है। जब वो टेबल हम देखते हैं तो लिखा रहता है कि log टू द बेस 10 की वैल्यू यहाँ पे है। वहां मतलब जिसकी वैल्यू निकालो 1 2 3 4 कुछ भी, वो सबका बेस 10 होता है। लेकिन तुमको क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, तो log टू द बेस e की। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, सपोज हमें log 15 की वैल्यू निकालनी है और तुम्हारे पास लॉग बुक है, बिना लॉग बुक तक का तो कर नहीं सकते हो, अदरवाइज कैलसी चाहिए। सो तुमको log 15 की वैल्यू निकालनी है और बेस कितना है e, लेकिन तुमको लॉग बुक में क्या पता है, तो तुमको log 15 की वैल्यू पता है, लेकिन किसके साथ, तो बेस 10 के साथ। तो क्वेश्चन है तुम इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इस रिलेशन के साथ याद करोगे। कैसे? सो हम लिखेंगे 2.303 into log 15 टू द बेस 10। मतलब तुम इसकी वैल्यू तुमको लॉग बुक में जो गिवन रहेगी इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, इसकी वैल्यू रखने के बाद कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, एक फाइनल वैल्यू मिलेगा। ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा भर भर के यूज करेंगे सोनू सर, मतलब केमिस्ट्री में तो बहुत यूज है, फिजिक्स में भी है लेकिन बहुत ही रेयरली है। 12th में ज्यादा यूज होता है, 11th में बहुत ही रेयरली इसका यूज होता है कन्वर्जन। लेकिन केमिस्ट्री में तुमको जैसे मोल कंसेप्ट वगैरह स्टार्ट होगा या शायद और भी बहुत सारे चैप्टर होंगे उसमें स्टार्टिंग से ही यूज होगा। तो ये एक रिलेशन है कि log टू द बेस 10 को हम log टू द बेस e में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी कन्वर्जन रहेगा तो log टू द बेस 10 की जो भी वैल्यू तुमको पता है उसको मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो log टू द बेस e की वैल्यू निकल जाएगी। क्या बोला, पता चला बच्चे? बोलो। तो ये कन्वर्जन है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है और जब क्वेश्चन आएगा ना तब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा कि अच्छा ये सब हमें पहले से आता है।
ठीक है। सो मैं रब करूं बच्चे इसको। सर लॉग, सर हाँ बोलो। लॉग 10⁻15 है तो वो 15 कोएफिशिएंट है ना? लॉग क्या लिखे, फिर से बोलो। वो लॉग 10⁻15 है ना वो वाला? नहीं, log 10 रेज टू पावर 15 में बेस तुमने नहीं बोला, ठीक है। हम देखते हैं उसको कैसे ये करेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ ठीक है। सो मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ अब आते हैं अब लॉग के रूल्स। जैसे डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, तो पहले बताया था कि d फॉर डिफरेंशिएशन एंड dx फॉर विथ रेस्पेक्ट टू x। तो वैसे अभी लॉग का इंट्रोडक्शन था कि भाई लॉग को लिखते कैसे हैं, लॉग को का सिंबल क्या है, लॉग कितने टाइप का है, तो पता चला दो टाइप का, एक का बेस e और दूसरे का बेस 10। अब जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, वो देखो फॉर्मूला कैसे। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला log a इंटू बी, log a इंटू बी। अब यहां पे बेस 10 भी हो सकता है, बेस e भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है। कैसे? सो log सॉरी हाँ ठीक है, log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b। यहां पे बेस e भी हो सकता है और यहां पे बेस 10 भी हो सकता है। मतलब किसी के लिए भी फॉर्मूला यही है। मतलब log a इंटू बी रहे, मल्टीप्लाई में रहे तो अलग अलग कर सकते हैं, log a प्लस log b। ये हो गया फर्स्ट रूल। यहां पे फिट करना है, हर जगह यूज होगा, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। सिमिलरली log a बाई b, log a बाई b इक्वल टू होता है log a माइनस log b। जनरली यहाँ पे जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है, बट मैं e के टर्म लेके दिखा रहा हूं, बट यहाँ 10 भी रहता तो कोई बात नहीं थी। सो क्या पता चला बच्चे, log a इंटू बी अगर मल्टीप्लाई में रहे तो log a प्लस log b होगा, अगर डिवाइड में रहे तो log a माइनस log b रहेगा। अगर log a प्लस b रहा तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला डिफाइन नहीं किया गया, मतलब ऐसा सबका फॉर्मूला नहीं है। a इंटू बी रहे तो उसका फॉर्मूला है, a बाई b रहे तो फॉर्मूला है a प्लस b का या a माइनस b का फॉर्मूला नहीं है। ये दो हो गया, log a इंटू बी, log a बाई b। और देख लेते हैं बच्चे, और कैसे होता है कि log अगर यहां पे a है, log a है और पावर में n है, देखो ध्यान से, यही शायद बोल रहा था कोई कि log यहां पे a है और पावर में कितना है, n है, पावर में n है। तो बहुत ही सिंपल रूल है, पावर जो होता है वो नीचे आ जाता है, पावर नीचे आ जाता है और इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस e। मतलब क्या किया कि अगर कोएफिशिएंट के log में कोएफिशिएंट के पावर में कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहे, वो कांस्टेंट वैल्यू या कुछ भी रहे वो किधर आ जाएगा, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा सबका एग्जांपल लेके देखते जाते हैं। इसका एग्जांपल है, सपोज log 15 की वैल्यू निकालनी है, log 15 की वैल्यू निकालनी है और log बुक में, या सपोज तुमको 1 से लेके 5 तक की वैल्यू याद है, log 1 की वैल्यू याद है, log 2 की वैल्यू याद है, log 3 की वैल्यू याद है। तो क्वेश्चन है, अगर log 2 की वैल्यू पता है और log 3 की वैल्यू पता है तो तुम क्या log 6 की वैल्यू या 3 और 5 से तुम 15 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आंसर है? हाँ। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर तुमको log 2 1 से लेके 5 तक की वैल्यू पता है तो तुम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? log 15 को log 3 into 5 लिख सकते हैं क्या बच्चे? देखो तो लिख सकते हैं क्या? आप देखो किसके फॉर्म में आ गया, तो a इंटू बी के फॉर्म में आ गया। तो इसको ये कर लो, क्या कैसे लिखेंगे, log a प्लस log b। तो देखो यहाँ पे log 3 की वैल्यू तुमको पता है? हाँ, नहीं दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं log 3 प्लस log 5। तो देखो तुमको 1 से लेके 5 तक की वैल्यू पता थी, बट उस 1 से 5 तक के वैल्यू से तुमने किसकी वैल्यू निकाल ली, तो आंसर है log 15 की। log 3 की वैल्यू यहां रख दो, log 5 की वैल्यू रख दो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, log 15 की। आया कि नहीं आया बच्चे? तो ऐसे यूज करते हैं, मतलब उसका एप्लीकेशन ऐसे होता है। अभी यहाँ पे देखो, सपोज, हाँ बच्चे बोलो,
सर इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो मेरे पास सपोज कैल्सी है, तो मेरे कैल्सी में जो मोबाइल साइंटिफिक कैल्सी मोबाइल अगर एंड्रॉयड है, तो साइंटिफिक कैल्सी जब निकालोगे ना, तो उसमें दोनों का आंसर डायरेक्ट आ सकता है। मतलब log टू द बेस e की वैल्यू वहां पे 2 log गिवन रहेगा। जब साइंटिफिक कैल्सी में देखोगे ना, तो बेस e के साथ भी रहता है और बेस 10 के साथ भी रहता है, तो वहां से डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर तुम लॉग बुक से अगर करोगे ना, तो उस टाइम में टू द बेस 10 वाला तुमको वैल्यू पता रहेगा, मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। अब देखो, और इसका फायदा क्या है बच्चे, देखो इसका फायदा कैसे होता है, इसको कैसे यूज करेंगे। सपोज लॉग 25 की वैल्यू निकालनी है, लॉग 25 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस ई है, तो हमें 25 की नहीं पता है। सपोज हमें log 5 की वैल्यू पता है, तो 25 को क्या 5 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या बच्चे? 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे पावर में आया, याद आया, अच्छा पावर जब भी रहता है ना कोएफिशिएंट में, तो पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब पावर किधर आ जाएगा? नीचे। तो जैसे नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2 इंटू लॉग क्या हो जाएगा? 5 टू द बेस ई। तो सिंपल, log 5 की वैल्यू निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? log 25 की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज log 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है और तुमको 10 की पता है, तो क्या कर दो? तो log 10 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 10 to the base e। हाँ, टू द बेस ई। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि लॉग बुक में भी ना सबकी वैल्यू गिवन नहीं होती है, वो 1 से लेके जहां तक मेरे को ध्यान है ना 10 या 20 तक की ही रहती है, उससे हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं विद दैट फॉर्मूला। मतलब log a into b, log a by b और log a रेज़ टू पावर पे कुछ भी रहे तो नीचे लाके, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला देखो बच्चे, log अगर यहां पे a और यहां पे भी a रह गया, मतलब देखो कोएफिशिएंट और बेस। अच्छा एक काम करो, थोड़ा अलग लिख देता हूं, एक फॉर्मूला डालता हूं, ध्यान से देखना। log a और टू द बेस b, ऐसा मैंने बताया था ना, log को लिख सकते हैं, इसको कोएफिशिएंट होता है और इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b और यहां पे बेस e हो जाएगा। जैसे यहां पे ब्रेक होगा ना, हालांकि ये फिजिक्स में यूज नहीं होता है, बट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे log a है, टू द बेस क्या है? b है, इसको हम log a अपॉन log b लिख सकते हैं, लेकिन उस टाइम में बेस b नहीं रहेगा। जब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तब बेस क्या हो जाता है? e हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, log यहाँ 15 है और यहाँ पे सपोज कितना कितना ले ले बोलो, 12 ले लेते हैं। यहाँ पे log 15 है और यहाँ पे क्या है? 12 है। कोई बेस e वगैरह नहीं है, कोई बेस 10 नहीं है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, log 15 अपॉन log 12, log 15 अपॉन log 12, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस क्या आ जाता है? e आ जाता है। ये फॉर्मूला फिजिक्स में यूज नहीं करते हैं, बट फॉर्मूला log का है। क्या बोला बच्चे, पता चला? अब सोचो, अगर यहाँ पे log 10 टू द बेस 10 रहा तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बोलो बोलो। log 10 है, 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक करते तो दो पार्ट में ब्रेक होता तो log 10 अपॉन log 10 होता, तो log 10 अपॉन log 10 कितना आता बच्चे? 1 आता। हाँ, सो log 10 टू द बेस 10 कितना? 1। इसका मतलब एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर log e है और अगर बेस में भी e है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। 1। आंसर है 1। सही है, ये फिजिक्स में यूज होता है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है कि अगर दोनों का बेस और कोएफिशिएंट सेम है तो वैल्यू 1 होगी। बेस और कोएफिशिएंट दोनों अगर सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर log 5 है और यहाँ पे बेस 5 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, log a टू द बेस b रहे तो उसको हम log a अपॉन log b लिख सकते हैं। आया बच्चे? Yes sir। पक्का डाउट नहीं है? रब करूं मैं?
हाँ, सो मैं रब कर रहा हूं। अभी एक दो और फॉर्मूला है, उसको देख के फाइनली लॉग खत्म करेंगे और एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ये सब रूल्स है, मैथ्स वालों को तो पूरा भर भर के आएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, डी स्टेट सब सिखाया जाएगा। सो अभी शायद कौन सा नंबर हुआ था, फोर्थ की 5 नहीं 5 हुआ था बच्चे साहब। अभी 6 देखते हैं, ठीक है। 6 कैसे है, अगर ई है, नहीं ई का छोड़ो पहले, हाँ log a to the base b इक्वल टू सपोज x है। देखो log a जिसका बेस कितना है, b है, अगर उसकी वैल्यू x है तो log a की, ये बताओ ये x जो वैल्यू है वो log a की वैल्यू है कि b की वैल्यू है, जल्दी बोलो। a की वैल्यू है, a की वैल्यू है। b तो सिर्फ ये बता रहा है कि बेस log का क्या है, b है, ठीक है बच्चे। तो log का उल्टा क्या होता है, log का उल्टा क्या होता है, सोचो, एंटी लॉग। वेरी गुड, log का उल्टा होता है एंटी लॉग। जैसे इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, वैसे log का उल्टा एंटी लॉग। तो log a इक्वल टू x है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x। सिंपल, ये log उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। सिंपल, आया कि नहीं आया बच्चे, यस सर। सिंपल। log a इक्वल टू x है तो a इक्वल टू क्या, log उधर जाएगा, तो a जब उधर जाएगा तो पलटी मार देगा, पलटी मार देगा तो क्या बोलेंगे उसको, एंटी लॉग। अब क्वेश्चन है इस एंटी लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, b रेज़ टू पावर x। क्या किया देखो, इस एंटी लॉग को कैसे लिखते हैं, ये जो बेस में होता है ना वो यहाँ मेन हो जाता है और ये x जो होता है वो पावर में हो जाता है। कैसे किया ध्यान से देखना, एक एग्जांपल देखते हैं। log log यहाँ पे 10 है और ये है ये सपोज ले लेते हैं e और उसकी वैल्यू सपोज है x। log नहीं ठीक है, log यहाँ पे बेस 10 है, या ऐसा करो log x है और इसकी वैल्यू है 5। log x है, कोएफिशिएंट में बेस उसका कितना है e और उसकी वैल्यू है 5। तो बोला किसी ने कि x की वैल्यू कितनी, तो बताओ ये log उधर जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो, एंटी लॉग। x इक्वल टू लिखेंगे e रेज़ टू पावर 5। एंटी लॉग मतलब क्या, कि जो बेस होता है ना यही नीचे आ जाता है और ये वाला टर्म उसके पावर में चला जाता है, मतलब यही एंटी लॉग x का है। ये 5 का एंटी लॉग मतलब यही लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसको कैसे रीड कर रहे हैं बच्चा, एंटी लॉग ऑफ किसका, 5। सो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन किसका है, एंटी लॉग ऑफ 5, ठीक है। वैसे ही क्या और एग्जांपल ले लेते हैं, log अगर y है और बेस 10 है इक्वल टू सपोज यहाँ पे 7 है, log y की वैल्यू कितनी है 7 और बेस कितना है 10, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, देखो तो, हाँ 10⁻⁷। इसी को एंटी लॉग बोलते हैं। यही जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं, एंटी लॉग किसका, तो आंसर है 7 का, एंटी लॉग ऑफ 7। तो ये भी ध्यान रखना है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब में यूज होता है। वहां पे log a इक्वल टू x है तो a इक्वल टू यहाँ जो नीचे रहेगा उसको लिख के उसको पावर में लिख देते हैं। अब वहां पे जो बच्चे रहते हैं टेंशन में, ऐसे कैसे लिख दिया, तो उनको तो पता रहता है कि log उधर जाता है तो एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग होता है, उसी एंटी लॉग का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज log यहाँ पे यहाँ पे z है और यहाँ पे सपोज 3 है और सपोज इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, log z to the base 3 इक्वल टू सपोज कितना है 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, सो z इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब कितनी वैल्यू हो गई 9। तो ये रूल बहुत काम का होता है, ठीक है, ये रूल जो होता है बहुत ही काम का होता है। क्या कि log जब उधर जाएगा एंटी लॉग तो बनेगा, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछती है। जैसे ये निकाला वैसे ही एंटी लॉग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेस रहता है वो यहाँ पे मेन में आ जाता है और यहाँ जो वैल्यू रहता है वो उसके पावर में चला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, एंटी लॉग। एनी डाउट, पक्का। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल,
log x to the base 10 इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू बताओ। 100 सिंपल 100। ये उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, यस सर कोई डाउट नहीं है ना? नो सर तो ये हो गया 6 रूल। नाउ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ही जो है वो बहुत ही तुच्छ सा अच्छा सा रूल है। अगर यहाँ e है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e क्या है बच्चे? एक्सपोनेंशियल। और e के पावर में अगर log है, ये भी फिजिक्स में बहुत ही रेयरली यूज होता है, खास करके एडवांस लेवल पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म कर दिए जाते हैं। log e के पावर में log है, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके पावर में log है, और सपोज यहाँ x है, सपोज उसके कोएफिशिएंट में, log के कोएफिशिएंट में क्या है? x है, और यहाँ पे है e, यहाँ पे जो है ना ये उसके बेस में है e। तो देखो किसके, ये log x किसके पावर में है? जल्दी बोलो, log x किसके पावर में है? e के पावर में। अब अगर ये e और ये e सेम हो गया तो वैल्यू हो जाती है x। फिर से, अगर दोनों ये e सेम हो गए तो वैल्यू कितनी हो जाती है? x। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर, ना पहले e का लिख देते हैं, e रेज़ टू पावर log 5 टू द बेस e है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 5 हाँ, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 10 है, log यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या है? 10 है, वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। मतलब अगर ये दोनों सेम हो गया, अगर पावर जिसके पावर में है वही अगर बेस में चला गया, तो ये जो बचता है यहाँ पे कोएफिशिएंट जो बचता है वही क्या होता है? फाइनल आंसर होता है। ठीक है, ये सारे में से कितने यूज होते हैं पता है? इससे पहले जो सिखाया था ना ये यूज, हाँ रूल नंबर 4 शायद 4 या 5 एक था, वो यूज नहीं होता है। ये भी हाँ ये यूज होता है, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है। ठीक है, सो टोटल लॉग के 7 मैंने प्रॉपर्टीज सीखा है, उस 7 में से ना 3-4 बहुत ही फ्लुएंट यूज होते हैं, मतलब मैक्सिमम केसेज, मतलब कहीं से एंटर हो जाएंगे। मतलब तुम क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का कर रहे हो और अचानक से वो इंट्रोड्यूस हो गया, अब जिसको पता ही नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टीज, तो उसको फिजिक्स आते हुए भी वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, बट ये सब अगर टर्म इंट्रोड्यूस हो गए तो उस टर्म को सॉल्व करने उसको नहीं आता है, इसीलिए कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे? यस सो लॉग फाइनली खत्म हो गया। अभी क्या करना कि क्लास के बाद जो इसको हम अपलोड में डालेंगे ना, उसको अच्छे से एक बार लगेगा तो फिर से देख के लिखना, ठीक है, क्योंकि नोट्स इसका मैथमेटिकल टूल्स का अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए आपको एकदम ध्यान से समझ के भले 1-2 बार वापस से वीडियो देखना है। स्टिल डाउट होगी ना तो हम जैसे लोग हैं, वरी नहीं करना है। ठीक है बच्चे, रब कर रहा हूं मैं। सर पिछली जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास हुई थी उसका वीडियो अपलोड नहीं होगा? कौन सा क्लास बच्चे? लास्ट आपकी जो क्लास हुई थी। हाँ लास्ट क्लास हुई थी, उसका वीडियो अपलोड किया था, लेकिन हुआ ये था ना 99% पे रुक गया था, तो रुक गया था इसीलिए तुमको शो नहीं कर रहा है। वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं तो खुश हो गया था कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो फिर अभी सोनू सर ने बताया कि वो वीडियो रुका पड़ा है, तो उसको वापस अपलोड में डाला था, शायद अपलोड हो गया होगा। ठीक है, सो सब लोगों का माइंड फ्रेश लग रहा है क्या? बोलो, क्या सर? सब लोगों का माइंड फ्रेश लग रहा है ना? यस सर। पक्का? यस सर क्योंकि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वेक्टर। वीवीआई है, बोर्ड के हिसाब से भी, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी, मैथ्स के हिसाब से भी और फिजिक्स के हिसाब से भी। ठीक है, इसको ये वेक्टर है, ये सिर्फ पास होने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना वेक्टर का फिजिक्स हम एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। बिना वेक्टर का फिजिक्स का ऐसा एक सिंगल चैप्टर फिजिक्स में नहीं होता है। थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होगा, वहां से लेके तुम लाइफ में जब तक फिजिक्स पढ़ोगे ना, तब तक वेक्टर किसी भी चैप्टर में आएगा।
तो रियली में देखो ना तो वेक्टर कोई चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। वेक्टर एक टॉपिक है जो सब जगह लगे रहता है, बिना वेक्टर के कोई काम ही नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचना कि ये नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल में ठीक है 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हर एक क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर हो सकता है। याद करो मैंने फिजिकल क्वांटिटी सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बताओ। सिखाया था। अब बताओ फिजिक्स में जो भी यूज होते हैं क्वांटिटी सारे को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी हम बात कर रहे थे, याद करो। मैं फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने बहुत पढ़ा दिया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था, ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज होता है। अब फिजिक्स में क्या टाइम पास करेगा, आंसर है नहीं। तो फिजिक्स में क्या करेगा, तो फिजिक्स में लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करेगा। फिजिक्स में लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हमने देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी बताया गया था। एक बताया गया था बच्चे स्केलर, एक बताया था स्केलर और दूसरा बताया था वेक्टर। किसका माइक ऑन है? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का बच्चे? 2। एक बताया था स्केलर और दूसरा वेक्टर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। अब सोचो यस सर। पूरे फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में जाओ, पढ़ना तो फिजिकल क्वांटिटी है। और वो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का हो सकता है? 2। या तो स्केलर होगा और नहीं तो वेक्टर होगा। तो वेक्टर तो आपको आना चाहिए। अभी चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, चाहे फोर्स पढ़ रहे हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। इसका मतलब वेक्टर तो आपको आना ही चाहिए। बिना वेक्टर का हम वैसे भी वो सब चीजें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको पास होना है नहीं होना है सब बिल्कुल साइड वाली बात है। वेक्टर तुमको आना जरूरी है, चाहे तुमको पास होने की पड़ी है या नहीं पड़ी है। अगर फिजिक्स पढ़ने की अगर पड़ी है तो आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर इजी है, थोड़ा थोड़ा टर्म आपको ध्यान से स्टार्टिंग से देखते जाना है। मेरे साथ बने रहो, मजा आएगा। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का? स्केलर एंड वेक्टर। बताओ कौन डिफाइन करेगा स्केलर क्वांटिटी? सिर्फ डायरेक्शन होती है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। Scalar has only magnitude. ओनली Which मैग्नेट, has only magnitude. वेरी गुड। डायरेक्शन नहीं होती। हाँ वेरी गुड डायरेक्शन नहीं होता। वेरी गुड। हम इसके बाद पहले से देख चुके हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं कि रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। माइक बंद करो जिसका ऑन है। रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल में क्या था? मास था, डिस्टेंस था, टाइम था, वेरी गुड। डेंसिटी। हाँ डेंसिटी भी था। बस रहने देते हैं। हाँ बहुत सारे टर्म होते हैं, मेरे को पता है तुम लोग स्टार्ट हो जाओगे, बहुत कुछ बोलोगे। वर्क भी होता है, एनर्जी भी होता है, ठीक है, बहुत सारी होती है। ये हो गया स्केलर। अब आते हैं वेक्टर पे। हम यहाँ पे डेफिनेशंस पे काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन वेक्टर आ रहा है तो थोड़ा सा तो बताना जरूरी है। तो अभी आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर को कौन डिफाइन करेगा बच्चे, बोलो जल्दी। Which has both magnitude and direction and follows the laws of gravitations. वेरी गुड। अब जाके तुम लोग अच्छा बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए बच्चे? मैग्नीट्यूड चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने बताया था वेक्टर एडिशन जैसे चीजें हमें सीखना है, वही वेक्टर एडिशन इस वेक्टर में भी सीखना है। मतलब वेक्टर का एडिशन क्या, सब्ट्रैक्शन भी सीखना है, मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है, डिवीजन नहीं मल्टीप्लिकेशन तक सीखना है। ये सब यहीं पे सीखना है। अब तक हमने ये पढ़ के छोड़ा था कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है which requires magnitude as well as direction and must obey law of vector addition। मतलब इसके बारे में अभी तक सिर्फ बात किया था, इसका कोई यूज कैसे करते हैं ये मैंने नहीं सिखाया था। मैंने वहां पे सिखाया था कि 1+1 वेक्टर में 2 भी हो सकता है, 1+1 0 भी हो सकता है, 1+1 की वैल्यू 1.3 भी हो सकती है,
1.4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वेक्टर एडिशन क्या होता है? एक ऐसा एडिशन जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक ऐसा एडिशन जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, जो कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, उसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन। और वो सब इस चैप्टर में आएगा। लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि अब तक जो जुबानी जंग हम जुबानी भाषा में मतलब लैंग्वेज में ऐसे बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पता तो होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हो, पता तो होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि एग्जैक्टली वेक्टर को भाई रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, सिंबॉलिक और ये ग्राफिकल, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए वेक्टर का और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी वेक्टर का चाहिए। ठीक है बच्चे, बोलो। सो वेक्टर के बारे में इतना, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना बच्चे? जल्दी, ये जो लिखा उसमें किसी को डाउट नहीं है ना बच्चे? नो सर। पक्का? नो सर। नो सर। यस सर। नो सर की यस सर, ये बताओ पहले। डाउट नहीं है सर। हाँ, तो ऐसे अभी नो सर यस सर करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? अब ये बताओ, तुम लोगों को ध्यान है करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? जल्दी बोलो तो। स्केलर। हाँ, करंट स्केलर क्वांटिटी। पता है क्यों? अभी ध्यान से सुनना। करंट के पास डायरेक्शन होता था, करंट फिक्स प्लस टू माइनस जाता था, प्लस टू माइनस, 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 मतलब डायरेक्शन था, बट स्टिल करंट स्केलर क्वांटिटी था। क्यों? क्योंकि करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। हाँ या ना बच्चे? यस सर। सो अब आते हैं, टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कि ठीक है भाई, बहुत तुम लोग ने सुन ली कि वेक्टर ऐसा, वेक्टर वैसा। अब रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको? वेक्टर क्वांटिटी को। क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में तो ठीक है, बाद में बात कर, स्केलर के बारे में बात करना नहीं है, हमें वेक्टर के बारे में बात करना है। तो जब भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो वहां दो रिप्रेजेंटेशन आता है। एक आता है बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन जो होता है बच्चा, वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें देखना है कि सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ से, मतलब लाइन वाइन बना के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे फर्स्ट वन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिख रहा है बच्चे सबको? बोलो जल्दी। हाँ, तो सिंबल कैसे है, ध्यान से सुनना। सपोज कोई फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? बोलो बोलो। सर फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। सिंपल, फोर्स को F से, वेलोसिटी को V से, डिस्प्लेसमेंट को D से। तो ये बताओ, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि फोर्स वेक्टर है। अभी लिखेंगे फोर्स के जगह कि हर जगह लिखेंगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी या फोर्स वेक्टर है, बहुत खराब दिखेगा। तो हमने सोचा कि क्या फोर्स को हम सिंबल के फॉर्म में डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि फोर्स वेक्टर है? आंसर है। तो होता क्या है कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, फोर्स नहीं दिया। ये फोर्स लेंगे तो वेलोसिटी को बुरा लग जाएगा, वेलोसिटी बोलेगा हम भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, मेरा एग्जांपल क्यों नहीं लिए। फिर डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, वो भी बोलेगा हम भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, मेरा एग्जांपल क्यों नहीं लिए। तो इसीलिए कोई एक अलग सा नंबर ले लिया ए। ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर ए को हमें रिप्रेजेंट करना, वेक्टर ए को, मतलब ए जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने लिखा वेक्टर ए। कैसे लिखेंगे देखो, ए को लिख दो और ए के ऊपर एरो मार दो,
ए के ऊपर क्या मार दो, एरो। अब एरो किस लिए यूज होता है बच्चे, कहीं पे भी जाते हैं तो एरो मारा रहता है ना, वो एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। तो हो गया ना भाई, तो हो गया। ए जो लिखे थे वो मैग्नीट्यूड था, मतलब कुछ भी लिख दो, ए बी सी डी, ये सब मैग्नीट्यूड होता है। बचपन से आज तक जो भी सीखे हो बिना कुछ डायरेक्शन का हो, सब सब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब स्केलर होता है। अब वेक्टर का डेफिनेशन है क्या बच्चे, तो मैग्नीट्यूड में ही डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाता है, तो वेक्टर बन जाता है। मैग्नीट्यूड में ही डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है, वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, स्केलर। अब स्केलर में ही अगर एरो लगा देंगे तो देखो ये एरो जो लग गया वो एरो रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन को। इसका मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर ए। इसका और भी सिंबल है बच्चे, जनरली ऐसे ही रहता है, बट एनसीईआरटी के बुक में ना कई बार ए के ऊपर बार लगा देते हैं, वो बार दमन वाला नहीं, ठीक है, बार मतलब ए के ऊपर ना एक लाइन मार देते हैं, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन किसका है, वेक्टर का। या एनसीईआरटी वाले बहुत गुस्सा करते हैं ना, तो ए को बोल्ड लिख देते हैं, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना उसको बोल्ड में दिखा देते हैं। तो बोल्ड अगर लिखा रहे तो भी एग्जैक्टली किसका सिंबल है, तो वेक्टर का सिंबल है। इसका मतलब अगर वो ए बोल्ड में लिखा है इसका मतलब वो वेक्टर ए है, अगर बी बोल्ड में लिखा है इसका मतलब वेक्टर बी है, अगर एफ बोल्ड में लिख दिया है इसका मतलब वेक्टर एफ है। तो ये तीन जनरली यूज होता है, बट मोस्ट कॉमन ये यूज होता है। ए के ऊपर एरो लगा दो तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे उसको, वेक्टर ए। सिमिलरली वेक्टर एफ अगर लिखना है तो वेक्टर एफ लिखना है तो एफ के ऊपर क्या डाल दो, एरो मार दो, या एफ के ऊपर बार लगा दो, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब तुम तो ये यूज नहीं कर पाओगे, तुम थोड़ी पेन से लेके उसको 4 बार उसको ये करोगे, अंडरलाइन मारोगे, तो तुम तो ये यूज करने से रहे, लेकिन तुमको कहीं लिखा रहे बोल्ड में तो तुमको समझ जाना है कि वो वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है बच्चे, आया ना, जल्दी बोलो। तो सिंबल पता चला, सिंबल किसी के ऊपर एरो मार दिया, किसी के ऊपर ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर लेके अगर उस पे एरो मार दिया या बार लगा दिया, इसका मतलब वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस का सिंबल सपोज एस लिख दिया, डिस्टेंस का सिंबल अगर एस लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल कैसे लिखोगे। तो क्वेश्चन है दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता और इसमें डायरेक्शन होता है। तो क्वेश्चन है सिंबल तो भाई डिस्टेंस, हाँ सिंबल तो हमें ऐसे ही पता है, याद करो 9th में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात होती थी ना तो दोनों जगह ऐसे ही लिखते थे या डी लिखते थे, डी फॉर डिस्टेंस एंड डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा थोड़ी होता है, गलत बात है। फिर डी लिखेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा डिस्टेंस को, तो अगर डिस्टेंस को एस या डी लिखा तो डिस्प्लेसमेंट को भी सेम थोड़ी लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे बच्चे, एरो, तो ये हो क्या डिस्प्लेसमेंट। देखो सिंपल, जो भी क्वांटिटी तुमने लिखा है उसके ऊपर क्या डाल दिया, एरो लगा दिया तो वेक्टर क्वांटिटी बन गया, और एरो हटा दिया तो स्केलर क्वांटिटी बन गया। ठीक है बच्चे, अभी और देख लो, यहाँ पे अगर स्पीड लिखा है, स्पीड, स्पीड को v से डिनोट करते थे, याद आ रहा है ना बच्चे, स्पीड को किससे डिनोट करते थे, v से। अब क्वेश्चन है कि वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे, तो आंसर इज सेम, लेकिन v के ऊपर क्या हो जाएगा, एरो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो, अरे बोलो जल्दी। हाँ, सो हमें वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अभी पता चला कि नहीं चला। किसी के ऊपर एरो मार दो, किसी के ऊपर एरो मार दो, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताएगा। ठीक है, हाँ बच्चे पता चला। यस सर। हाँ, अब नोट करके क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। वेक्टर का तो पता चला, तो ये सब मैग्नीट्यूड है, ये जो s लिखा है, d लिखा है, v लिखा है, सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब कुछ भी लिख दो, s v a b, कुछ भी लिख दिया, अगर वहां पे एरो नहीं है, अगर एरो नहीं मारा है इसका मतलब वेक्टर नहीं है। वेक्टर नहीं है तो क्या भाई,
सिंपल स्केलर है, वेक्टर नहीं है तो क्या है, स्केलर है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो सिंपल ए से लेकर जेड तक डायरेक्ट लिख, जो अब तक लिखते आते हो, जो तुम अब तक लिख रहे थे वो सारा का सारा क्या था, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन था। या अगर बहुत लोग गुस्सा करेंगे तो पता है कैसे करते हैं, सपोज वेक्टर ऐसे, सपोज वेक्टर बी है, सपोज वेक्टर ए है, सपोज वेक्टर बी है, सपोज वेक्टर सी है, ये सब देखो स्केलर क्वांटिटी लिखा है नीचे की वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी बोलो वेक्टर, वेरी गुड। इसी में अगर मॉड लगा दिया, मॉड्यूलस का नाम सुने थे क्या बच्चे, मॉड्यूलस मैथ्स में, यस हाँ मॉड्यूलस पता है क्या करता है, मॉड्यूलस पता है क्या करता है, सबको पॉजिटिव कर देता है। मतलब सबको पॉजिटिव मतलब क्या, कि उसका डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है। माइनस प्लस क्या बताता है, देखो इधर रहा तो प्लस एक्सिस होता है, इधर रहा तो माइनस एक्सिस होता है। तो प्लस माइनस क्या बता रहा है, मतलब प्लस माइनस से पता चल रहा है डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। मॉड्यूलस क्या करता है, सबको प्लस कर देता है, भाई तू किधर भी रहे हम तेरे को प्लस करके ही छोड़ेंगे। इसका मतलब डायरेक्शन वाले टर्म को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो इस ये भी किसका सिंबल है, मैग्नीट्यूड का। ये भी किसका सिंबल है बच्चे, मैग्नीट्यूड का। अगर वेक्टर लिखा है लेकिन साथ में अगर उसने यहाँ पे मॉड लगा दिया, दोनों साइड लाइन अगर खींच दिया तो अब वो वेक्टर नहीं रहा। मॉड लगाने से वो कुछ भी करो तुम प्लस वो दे देगा, प्लस मतलब डायरेक्शन को उसने हटा दिया, और डायरेक्शन हटा दिया तो क्या बन गया बच्चे, वो स्केलर हो गया। इसका मतलब सिर्फ किसको रिप्रेजेंट किया, वो मैग्नीट्यूड को। याद रहेगा, हाँ सर। यस सर। सो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो अब बचपन से जो सीखते आ रहे थे वो सब मैग्नीट्यूड था। दूसरा एक ये पता चला कि अगर एरो लगा है तो एरो लगने से तो वेक्टर होता है, लेकिन अगर उसमें मॉड लगा दिया साथ में तो मॉड लगाने से वो डायरेक्शन वाला पार्ट हटा देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला टर्म रह जाता है। इसीलिए वो सिंबल किसका बन गया, मैग्नीट्यूड का, मतलब स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है बच्चे, यस सर। यस सर। रब किया जाए क्या, यस सर। हाँ सो अभी रब कर रहा हूं, ठीक है। मजा आ रहा है ना, अब तक कुछ हार्ड लगा क्या बच्चे, बोलो आप। नो सर। हाँ वेरी गुड, अब तक कुछ हार्ड नहीं लगा तो अच्छा फील होगा। वेक्टर ना, मेरे को लगता है कि पूरे फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट पार्ट ना वेक्टर ही है। पता नहीं किसी किसी को क्यों नहीं समझ में आता है। चलो अब आते हैं सेकेंड वन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब तक तो सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बच्चा, ऊपर का नहीं दिख रहा, ऊपर मत लिखो ना। अच्छा ऊपर नहीं लिखूंगा, ठीक है। अभी दिख रहा है ना, हाँ सर। हाँ सो अभी देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ के थ्रू कैसे देखते हैं। तो बहुत सिंपल होता है। सबने भैंस देखा है क्या, भैंस, अरे हाँ, भैंस के मुंडी को क्या बोलते हैं, भैंस के मुंडी को क्या, मतलब आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड। भैंस का आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हेड, एंड बैक वाला जो पोर्शन होता है वहां पे होता है टेल। अरे पूंछ होती है ना तो उसको क्या बोलते हैं, टेल। अरे हाँ या ना, हाँ सर। हाँ वेरी गुड। यस सर। हाँ सर। तो देखो मैंने एक बनाया एरो, एक लाइन बनाया, एकदम लाइन, अच्छा सा लाइन है। देखो यहां से लेके यहां तक, मतलब शुभ को ले लेते हैं, शुभ को उठा के ना एस ओ से स्टार्ट करते हैं। ये ओ वाला पॉइंट है, ओ वाला इनिशियल पॉइंट है, ओ वाला कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। और शुभ को यहाँ ओ से भगाना स्टार्ट करते हैं, भगाते 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 इस पॉइंट पे लेके चले जाते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। दैट ए इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट, दैट ए इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। मतलब ए से लेके ओ से लेके ए तक वो चला, ओ से लेके ए तक चला, जिसमें ओ इनिशियल पॉइंट है एंड ए जो है बच्चा वो फाइनल पॉइंट है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। तो हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन वेक्टर की जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वहां दो चीज आती है। जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो O से लेके A तक का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, कहां से कहां तक,
ओ से लेके ए तक का, क्या उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे बच्चे? यस सर। आंसर है हाँ। सिंपल, जहां से जहां तक चला वो क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड। तो O से लेके A तक का जो लेंथ होगा उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अगर लेंथ छोटा तो मैग्नीट्यूड छोटा, अगर लेंथ बड़ा तो मैग्नीट्यूड बड़ा। आया कि नहीं आया? आया। आया, पक्का? Yes, sir. छोटा तो मैग्नीट्यूड कम, बड़ा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा। मतलब मैग्नीट्यूड का हमने काम कर दिया, लेकिन और क्या चाहिए? और हमें चाहिए डायरेक्शन। और क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब देखा कि ये शुभ जो है चला किधर से किधर, तो देखा O से लेके A तक चला, इसका मतलब एरो किधर होना चाहिए? तो इधर होना चाहिए। तो उस एरो को यहां ना दिखाते हुए एकदम कॉर्नर पे दिखा दिया, यहां पे इस कॉर्नर पे दिखा दिया। ये एरो जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट से राइट गया कि राइट से लेफ्ट गया? लेफ्ट से राइट गया। तो क्या उसने, ये एरो ने सही डायरेक्शन बताया शुभ का? Yes. आंसर है हाँ। तो हो गया ना, दो ही चीज तो चाहिए था। क्या क्या चाहिए था? सो हमें पता है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया उसने बताया मैग्नीट्यूड को, और जो एरो हुआ उसने किसको बताया? डायरेक्शन को। और मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या बन गया बच्चे? सो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन मिलके बन गया वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। इस पीछे वाले पॉइंट को इसको बोलते हैं टेल। इस बैक इनिशियल पॉइंट, बैक पॉइंट को बोलते हैं टेल, हाँ टेल, और इसको बोलते हैं हेड। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में सर। हाँ बोलो सर डायरेक्शन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ डायरेक्शन, अरे मल्टीप्लाई करने का, वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। अभी धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये बताया कि मैग्नीट्यूड के साथ अगर तुम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो तब क्या मिलेगा तुमको? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो यहां से यहां तक लेंथ जो बताएगा वो मैग्नीट्यूड को बताएगा, और एरो जो बताएगा वो किसको बताएगा? डायरेक्शन को। और ये दोनों मिलके किसको बताएंगे? वेक्टर को। जिसमें याद रखना हमेशा पीछे वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल, और ये जो एरो वाला पॉइंट है, मुंडी वाला पॉइंट है, उसको बोलते हैं हेड। इसका मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज फिक्स रहेगा, एक टेल और दूसरा हेड। यहां फिट करना है वेक्टर के लिए कि वेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल, और जहां पे खत्म होता है उसको बोलते हैं हेड। ठीक है बच्चे? यस सर। पक्का? किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। हाँ वेरी गुड। अब ये बताओ, दो यहां पे वेक्टर लिया, दो वेक्टर दिया, देखना ध्यान से। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। बताओ दोनों में बड़ा कौन है? जल्दी। ए। कैसे पता चला? A vector. कैसे पता चला? डायरेक्शन। हाँ ना ना ना, डायरेक्शन ये बताओ दोनों का सेम है कि अलग है? सेम है। सेम है। इसका मतलब डायरेक्शन जज नहीं कर सकता है कि बड़ा है कि कौन बड़ा है। फिर देखा लेंथ, इसका इतू सा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब लिखेंगे वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी। अरे हाँ या ना? बोलो। कोई भी दिक्कत? फिर से Yes, देखो, sir. हमने देखा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? आंसर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। अब दोनों का डायरेक्शन जैसे सेम पता चला, फिर देखा दोनों में लेंथ किसका है? अब डायरेक्शन तो बता नहीं पाया, तो देखा एक का लेंथ थोड़ा सा था, एक का लेंथ बड़ा सा था। तो जिसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड बड़ा है, कॉमन से उसका वेक्टर क्वांटिटी भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो वेक्टर ए इज क्या हो गया? ग्रेटर देन वेक्टर बी। किसी को डाउट है बच्चे? नो सर। थोड़ा और बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अभी तो एक ही दिखाया कि कोई भी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो एक टेल होगा और एक हेड होगा, फिक्स है। एक टेल होगा और एक हेड होगा, और उनके बीच का कुछ ना कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, उसी को बोलते हैं वेक्टर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और कैसे इसको और अच्छे से देख सकते हैं, देखो बचपन में सिखाया गया था, नहीं ऊपर नहीं बनाना है मुझे, ऐसा कोई बोल रहा था,
सो ये ईस्ट होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। हाँ, ये वेस्ट Yes, होता है। sir. ये क्या होता है? ये क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ होता है। और नीचे वाला क्या होता है? साउथ। South. सबको पता है ना ये? Yes, sir. वेरी गुड। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या बताते हैं? डायरेक्शन को बताते हैं। तो जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आएगा। तब यहाँ पे मैंने 4 वेक्टर बनाए। देखो 4 मैं वेक्टर एक ही जगह से ले रहा हूं। ये है 4 वेक्टर। ये ऑरिजिन है, यहां से स्टार्ट हुआ। ये वेक्टर का नाम दे दिया ए। देखो ये रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक है। ये रिप्रेजेंटेशन मतलब ए के ऊपर एरो मारना है। ये ग्राफिकल है और ये सिंबॉलिक है, ठीक है। लेट दिस वन इज वेक्टर डी, दिस वन इज वेक्टर सी एंड दिस वन इज वेक्टर डी। ठीक है बच्चे, 4 ये वेक्टर ले। मत कर लेना। हाँ ठीक है बच्चे। नाउ इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेट उसकी वैल्यू लेते हैं 10 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सपोज मीटर मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात कर रहे हो। ये ले लेते हैं 8 मीटर, ये ले लेते हैं 7 मीटर और ये ले लेते हैं 6 मीटर। अब मैंने मेजरमेंट करके नहीं बनाया तो उसकी भावनाओं पे मत जाना। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 75 डिग्री और ये है 45 डिग्री। कितने वेक्टर है बच्चे? देखो तो यहाँ पे कितने वेक्टर दिख रहे हैं? 4। ए बी सी डी, ए बी सी डी 4। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है? देखो तो जल्दी। 10। 10 meter. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है? 8 मीटर। 8। वेक्टर सी का 7 और वेक्टर डी का 6। ठीक है। 6 meter. अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है भाई ये सही है, वेक्टर ए दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया वेक्टर ए है, बट इसको कैसे रीड करेंगे? वेक्टर की जब भी बात करते हैं ना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा, फिट करना है। वेक्टर की जब भी बात करेंगे ना तो मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ठीक है ये वेक्टर ए लिख दिया, ए के ऊपर एरो मार दिया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस ए का मैग्नीट्यूड कितना है? तो आंसर इस ए का मैग्नीट्यूड जो है वो है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। इसका डायरेक्शन क्या है देखना बच्चे, डायरेक्शन क्या है इसका? नॉर्थ ईस्ट। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जब भी हम बोलते हैं ना, इसका मतलब बीच से एकदम नॉर्थ और इसके एग्जैक्ट बीच से पास हो रहा है। और एग्जैक्ट बीच का मतलब होता है 45 डिग्री ऊपर से और 45 डिग्री नीचे से। क्या ऐसा है? नहीं। इसका मतलब एंगल की भी बात करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे छोड़ दोगे एंगल को? एंगल भी तो है। ईस्ट से कितना एंगल है? 60 degree. किसके तरफ? किसके तरफ? नॉर्थ के तरफ। किसके तरफ? नॉर्थ के तरफ। तो सब गड़बड़ करते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं बच्चे? ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं 10 मीटर। 10 मीटर तो टेंशन ही नहीं है, 10 मीटर तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है। अब बात करें डायरेक्शन के लिए, तो 10 मीटर और लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो कैसे लिखेंगे। 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको। सिर्फ डायरेक्शन कैसे लिखते हैं वो सुनो। इसको कैसे रीड करेंगे कि 60 डिग्री है, कहां से? तो ईस्ट से, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखो। हाँ। स्क्रीन आपका सीधा हो गया। स्क्रीन सीधा हो गया हाँ आपका मतलब? तो लंबे हमारे आप पूरे उल्टे हो गए, हमारे आप सीधे हो गए, अच्छा मैं सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गए। ऐसा क्या? मैच हो गया। अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ अभी ठीक है? नहीं सर। अरे Sir. अभी देखो, सही से देखो, अच्छे से देखो। सर मोबाइल घुमाना पड़ता है। हाँ मोबाइल घुमाओ, मोबाइल घुमाओ। सर मोबाइल घुमाना पड़ता है। बच्चा मेरे को सही दिख रहा है। सर हमको नहीं देखो हमको उल्टा दिख रहा Sir, है। हम लोग को wrong दिख रहा है. अच्छा तुम लोग को उल्टा दिख रहा है। तो ये बताओ तो अभी, हाँ अभी सही दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं सर मेरा नहीं.
और लेफ्ट राइट के साइड घुमाओ, राइट के साइड। अरे अभी देखो, हाँ सर, बराबर है। अभी बराबर है। अरे सर लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट। सर पहले जैसे रखा था वैसे ही रखो। अरे एक सेकंड, रुको 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 रुको, बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी तक तो सब सही चल रहा था। ठीक है अभी नहीं सर, लेफ्ट घुमाओ, सर नहीं, लेफ्ट घुमाओ सर, लेफ्ट घुमाओ थोड़ा। लेफ्ट घुमाओ अभी। राइट ऐसा नहीं सर, सर आप तो खोल हाँ लो। सर, ऐसा, और राइट, और राइट, और राइट। अबे सर पूरा स्ट्रेट कर फुल गोल। हाँ सर, अब सर इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हाँ। प्रॉपर बोले तो ईस्ट में है। हाँ, इसका प्रॉपर देखो डायरेक्शन कैसे है। मैग्नीट्यूड है 10 मीटर और डायरेक्शन कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री किधर से? तो आंसर है ईस्ट से नॉर्थ के तरफ। तो पहले लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कहां से? ईस्ट के तरफ से। ध्यान रहेगा बच्चे, इसको कैसे लिखा? यस सर, पक्का? यस सर। इसी को ऐसे भी लोग लिख देते हैं बहुत सारे बुक में, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है, सही है, लेकिन 60 डिग्री लिखा है, तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही रीड होता है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब एंगल किधर किधर से? नॉर्थ से नहीं, एंगल ईस्ट से। ठीक है बच्चे? अरे बोलो, सर एक बार रिपीट। अरे देखो, यस सर। यस सर। जिधर से एंगल होता है वो बाद में आता है, और जिधर एंगल जिधर जाता है वो पहले आता है। चलो वेक्टर बी को क्या लिखे, जल्दी बोलो। सर पता कैसे चलेगा किधर से एंगल जा रहा है? अरे देख के कुछ भी, ये जो बाद वाला लिखा रहता है वहां से एंगल स्टार्ट होता है, मतलब यहां से सिर्फ एंगल। डायग्राम देख के कैसे बताएंगे? सिर्फ डायग्राम देख के? अबे तो डायग्राम देख के ही तो लिखा, ये अपने मन से थोड़ी लिखा। ये डायग्राम से देख के पता चला कि एंगल जो है वो नॉर्थ से तुमको 60 दिख रहा है कि ईस्ट से दिख रहा है? ईस्ट से। क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो ईस्ट से दिख ही नहीं रहा। इतने देर से क्या कर रहे थे हम? यही बोल रहा था, देख के ही तो लिख रहे थे। ईस्ट से एंगल कितना है? 60 डिग्री। किसके टुवर्ड्स जा रहा है देखो तो? नॉर्थ के टुवर्ड्स। ये 60 डिग्री किसके तरफ है? नॉर्थ के तरफ। तो वही लिखा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ के तरफ है, लेकिन किधर से है? ईस्ट के साइड से। ठीक है? यस सर। अब वेक्टर बी को कैसे लिखोगे देख के बताओ। मैग्नीट्यूड कितना? 8 मीटर। हाँ नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट। हाँ, 30 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेरी गुड। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब कि नॉर्थ के तरफ जा रहा है, बट किधर से जा रहा है? तो वेस्ट से। ये 30 डिग्री किधर है? नॉर्थ के तरफ। ठीक है? सिमिलरली इसका बताओ जल्दी, सी का। 7 मीटर। हाँ। साउथ ऑफ वेस्ट। वेरी गुड। वेक्टर डी बताओ, वेस्ट। बोलो। 6 मीटर 45 डिग्री साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ ऑफ ईस्ट। सही है? पक्का ना? अभी इसको ईस्ट ऑफ साउथ भी लिख सकते थे, क्यों? अबे इधर से 45 है तो इधर से भी कितना होगा? 45 ही होगा। तो 45 से तो टेंशन नहीं है, ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। तो इधर से बोलो या उधर से बोलो, क्या फर्क पड़ता है? या इसको ऐसे भी रीड कर सकते थे बच्चा, 6 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। 6 मीटर साउथ ऑफ ईस्ट लिख सकते थे, या 6 मीटर साउथ ईस्ट लिख सकते थे। अगर एंगल मेंशन नहीं है, इसका मतलब 100% किधर से पास होगा? एग्जैक्ट बीच से। और एग्जैक्ट बीच से इसका मतलब इधर से भी 45 और उधर से भी 45। आया कि नहीं आया? यस सर। कुछ हार्ड था क्या? नो सर। नो पता ये चला कि अगर एंगल दिया है तो अच्छी बात है, एंगल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कितना एंगल ले लेंगे फिर? अगर साउथ ईस्ट ये सब लिखा है तो 45। ठीक है बच्चे? यस सर। तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीज देखा। यस सर। अभी तक सिर्फ दो चीज देखा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल। ग्राफिकल ये है, इसमें 4 वेक्टर को ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट किया, कैसे लिखना है वो भी सिखाया। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये सब सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब किसी के ऊपर एरो डालता उसको वेक्टर क्वांटिटी में आ गया, एरो छो हटा दो तो स्केलर, और एरो रख दो तो वेक्टर। आया बच्चे?
यस सर। पक्का? Yes, sir. अब मुझे वेक्टर के बहुत सारे वैरायटीज सिखाने हैं, जैसे इक्वल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, प्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, मतलब बहुत सारे वेक्टर के अलग अलग जो वैरायटी है वो डेफिनेशंस वाइज, डायग्राम वाइज, वो छोटे छोटे टर्म्स हैं, और उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे आएंगे। ठीक है बच्चे? सो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद ना मैक्सिमम चांसेस है 99.9% की कल का क्लास भी मैं ही दूं, और कल 2 क्लास हो जाएगा तो कोई और एक मेरे साथ ज्वाइन होगा, और कोई ज्वाइन नहीं होगा तो अकेले मैं लूंगा फिर। ठीक है? क्योंकि बहुत दिन से मेरी नहीं हुई थी ना, और मुझे कुछ भी करके वेक्टर इस वीक में खत्म करना है, क्योंकि थर्ड चैप्टर से फिजिक्स आएगा, तो बहुत ज्यादा मेरे अंदर भी एक्साइटेशन है कि थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया जाए, कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, तो ये सब खत्म करना जरूरी है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. हाँ। यस सर।